मुझे आशा आप अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पर्वत प्रदेश के पावस कविता का एमसीक्यू को जाना था। आज हम लोग उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जानेंगे, जो कि कुछ रिपीटेड भी है और कुछ जो इस साल में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखते हैं। पहला प्रश्न है कि झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? स्पष्ट कीजिए। तो कविता में पर्वत प्रदेश पावस कविता, जो कि आपका प्रकृति पर आधारित कविता है और कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने इसका मानवीकरण करते हुए कविता में की गहराइयों को उजागर किया है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? तो झरने ऊंचे ऊंचे पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हैं। और दूसरा है इसमें बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई? तो बहते हुए झरने की तुलना सुंदर मोतियों की लड़ियों से की गई तथा उनकी आवाज नस नस में जोश भरने वाली होती है। तो झरने की बहते हुए झरने जो इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने झाग भरे, इतने सुंदर लगते हैं, ऐसा लगता है कि मोती की लड़ियां बह रही। इसीलिए कवि ने उसकी तुलना जो मोती की लड़ियों से की गई है। और उसकी आवाज जो हमारे मन को उत्साहित कर देते हैं, हमारे नस नस में जोश भर देते हैं। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर बताइए कि सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? और कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? तो सहस्त्र दीर्घ सुमन। ठीक है बच्चों, इससे क्या तात्पर्य है? यहाँ देखिए, सहस्त्र दीर्घ सुमन से तात्पर्य पर्वतों पर खिले हुए हजारों फूल है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो पहाड़ की आंखें हो। और कवि ने यह कल्पना की है कि पर्वत अपने विशाल आकार को तालाब रूपी दर्पण में देख रहा है, इसके लिए आंखों की आवश्यकता थी। इसीलिए कवि ने सुमन को पहाड़ के नेत्र कहा होगा। क्वेश्चन है इसमें, कवि ने इस पद का प्रयोग क्यों किया होगा? इस लाइन का, इस वाक्य का, यानी कि सहस्त्र दीर्घ सुमन, पहाड़ के ऊपर जो हजारों पुष्प निकले हुए, उसका उन्हें नेत्र क्यों कहा, उन्हें आंख क्यों कहा है? तो इसके वो आंखों से तालाब रूपी दर्पण में देख रहे हैं, इसके लिए ही आंख की आवश्यकता होगी। इसीलिए सुमन को पहाड़ का नेत्र कहा होगा। कल्पना किया है कवि ने, इसीलिए जो फूलों को कवि ने पहाड़ का नेत्र कहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके पाठ्यक्रम में किस कविता में बादलों के उठने और वर्षा होने का चित्रण किया गया है? तो कौन सा कविता है? आप तो जानते हैं बच्चों, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में जो प्रकृति के बारे में बताया गया, प्रकृति का चरित्र चित्रण किया गया है, उसमें होने वाले जो बदलाव होते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसीलिए पर्वत आंसर होगा। पर्वत प्रदेश पावस कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने बादलों के उठने और वर्षा होने का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि बादलों के उठने और वर्षा होने का जो शोर इतना भयानक होता है, अत्यधिक भयानक होता है, इसके कारण वो विशाल आकार में इतना ज्यादा गरजता है कि और इस प्रकार से ऊपर उठता है जैसे कि कोई पहाड़ बादल रूपी पंखों को फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गया हो। ऐसा लगता है कि मतलब इतना जोर से आवाज होता है कि जैसे कि कोई पहाड़ जो पंख लगाकर, बादलों का रूपी पंख लगाकर फड़फड़ाकर आकाश में उड़ गया हो। तो इस कविता में ही बादलों के उठने और वर्षा होने का चित्रण किया गया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है सुमित्रानंदन पंत के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये कवि की जो कविताएं हैं उसका कौन सी विशेषता है? तो सुमित्रानंदन पंत जी की काव्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है शब्दों का चयन, यानी कि वर्ड कलेक्शन। शब्दों को अच्छी तरह से चयन करने से ही कविता इंटरेस्टिंग बनता है। तो उनका भी यही विशेषता था। उसके साथ साथ उसमें है जिसमें भावों, मुद्रा और वस्तुओं का सजीव चित्र उपस्थित हो जाता है। वो ऐसे वर्ड का, ऐसे शब्दों का चयन करते थे जिससे कविता का लगता था कि हम लोग जिस कविता के बारे में लिख रहे हैं वहां हम लोग साक्षात मौजूद है, इस प्रकार से अनुभव होता था। जैसे कि उन्होंने पर्वत प्रदेश पावस कविता को लिखा है, प्रकृति के इस प्रकार से चित्रण किया है कि ऐसा लगता है हम लोग पहाड़ी इलाके में है, पहाड़, नदी, झरनों की वादियों में है। उसके बाद कविता को जीवंत और प्रासंगिक बनाने के लिए उन्होंने अपनी कविता में अंग्रेजी शब्दों के अलावा उर्दू एवं फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने शब्दों का चयन करके कविता को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। यही उनकी कविताओं की विशेषता है, जिससे कि लोग यानी कि पाठक उनकी कविता की तरफ
आकर्षित होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इस किस कविता में पावस ऋतु में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया गया है। ये परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो कविता है तो पर्वत प्रदेश में पावस कविता में ही पावस ऋतु में होने वाले परिवर्तनों के बारे में कवि ने बताया है। पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु। तो इस प्रकार से उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं कवि ने बताया है। और क्वेश्चन में है कि ये परिवर्तन कौन कौन से है। तो ये परिवर्तन कौन कौन से है? ये परिवर्तन जो है निम्नलिखित है। पहला क्या है, विशाल आकार वाला पर्वत तालाब के स्वच्छ जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। यानी कि जो विशाल जो पहाड़ है, पहाड़ पर्वत है, जो नीचे जो नदी तालाब फैले हुए हैं उसमें अपना महाकार को देख रहा है, बीज यानी कि आकार को देख रहा है। दूसरा है पर्वत पर असंख्य फूल खिल जाते हैं और पावस ऋतु में पर्वत पर अनगिनत सहस्त्र हजारों फूल खिल जाते हैं, असंख्य खिल जाते हैं। और तीसरा है झरनों का पानी मोतियों की लड़ियों के समान सुशोभित होता है। झरने का पानी इतना खूबसूरत लगता है कि जैसे लगता है कि मोतियों की लड़ियों की तरह वो लग रहा है। चौथा है ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर एकटक देखते हैं। इत्यादि परिवर्तन पावस ऋतु में होते हैं। और पर्वत पर जो वृक्ष उगे होते हैं, ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष होते हैं, वो वृक्ष जो है एकदम एकांत से शांत होकर आकाश की तरफ देखते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से परिवर्तन पावस ऋतु में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई और क्यों दिखाई है? तालाब की समानता जैसे कविता में बच्चों बताया गया है कि कवि ने तालाब की समानता यानी कि बराबरी उसके बराबर किसे बताया है? दर्पण को बताया। दर्पण यानी कि आईना। जैसे हम लोग अपना प्रतिबिंब अपना चेहरा आईने में देखते हैं, उसी प्रकार से तालाब जो है, तालाब में भी पर्वत पहाड़ जो है अपना प्रतिबिंब को देख रहा है। इसीलिए उसके साथ कवि ने तुलना की है। क्यों की है? तो क्योंकि तालाब का जल एकदम स्वच्छ होता है, साफ सुथरा होता है, स्वच्छ होता है, जिसमें वो अपना प्रतिबिंब को देख सकते। जैसे आईने में हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार से तालाब में भी प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम होता है। और दोनों ही पारदर्शी है, दर्पण और तालाब दोनों ही पारदर्शी है और दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। जैसे कभी कभार हम लोग नदी तालाब के किनारे खड़े रहते हैं तो शांत होता है नदी तालाब का पानी, तो उस दौरान अगर जब हम खड़े होते हैं तो उसमें हम लोगों का चेहरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी प्रकार से और या आसपास में जो भी प्राकृतिक नजारा होता है उसका चित्र भी, प्रतिबिंब भी उस तालाब में और नदी में दिखाई देता है। इसीलिए कवि ने तालाब की तुलना दर्पण से की है। तो बच्चों इस प्रकार से आज हम लोगों ने पर्वत प्रदेश में पावस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जाना और आशा है आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, आने की संभावनाएं हैं और आ सकती हैं। तो इसे आप पढ़िए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए एग्जाम की। और इसके बाद और भी प्रश्न है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ होता है? मेखलाकार यानी कि करधनी के आकार के बाहर का ढाल। इस प्रकार से आप लोगों को वर्ड मीनिंग भी याद रखना है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आपको बताया, जिसका आप प्रैक्टिस करें और अपने एग्जाम को अच्छी तरह से दें। बच्चों आप इसे शेयर करें दूसरे बच्चों को भी, ताकि वे बच्चे भी पढ़ें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।